हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू महाबोधि आईएएस। महाबोधि आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे स्ट्रैटेजी इंटरव्यू ऑफ श्री अगम श्रीवास्तव जी। अगम श्रीवास्तव जी को बीपीएससी 64th में रैंक 72 हासिल किया है इन्होंने, और इनको असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इनके मार्क्स को हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में दिखाया हुआ है, और उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस वीडियो में दिया हुआ है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगम श्रीवास्तव जी का स्ट्रैटेजी वीडियो डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं बताऊं कि इन्होंने बड़े ही ईमानदारी पूर्वक से, बहुत ही जेन्युइन तरीके से अपने स्ट्रैटेजी को आप लोगों के सभी एस्पिरेंट्स के लिए डिस्क्लोज किया है, डिस्कस किया है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगम श्रीवास्तव जी को मैं थैंक्स भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस यूट्यूब चैनल महाबोधि आईएएस पे अपने स्ट्रैटेजी को शेयर किया। तो आइए उनके स्ट्रैटेजी को देखते हैं, विच वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द aspirants of BPSC for the upcoming examinations, because his rank is very good. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अगम श्रीवास्तव है और मैंने 64th बीपीएससी क्वालिफाई किया है, जिसमें कि मेरी रैंक 72 आई है और मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर मिला है। और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा। बाकी स्ट्रेटजीज़ ऐसी चीज़ होती हैं जो हर इंसान की डिफरेंट ही होती हैं, बट थोड़ा बहुत आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि आप ऑन द ट्रैक हैं या फिर ज़्यादा कितना गैप है आपकी प्रिपरेशन में और जो चाहिए कमीशन को। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना ही मैं इंट्रोडक्शन दे दूं तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, फिर उसके बाद से मैं प्रिपरेशन में लग गया था और हमेशा से ही ठीक ठाक स्कॉलर था मैं। मेरा बोर्ड्स वगैरह के मार्क्स भी ठीक थे, अराउंड 90s एंड 80s में रहते थे, तो ठीक था। फिर उसके बाद प्रीलिम्स की बात करते हैं एग्ज़ाम में। तो प्रीलिम्स के लिए एक्चुअली इतने सारे डेटा हैं, इतने सारा पॉइंट्स हैं, इतना डाइवर्स है इसका सिलेबस कि मुझे नोट्स बनाना पड़ गया इसके लिए कि क्या क्या बताऊंगा, कहीं कुछ छूट ना जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए तो एक टिप तो ये है प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले कि आंसर राइटिंग पे तुरंत फोकस मत करिएगा। आंसर राइटिंग क्या होती है, वो टाइम टेकिंग चीज़ होती है, और अगर आप आंसर राइटिंग में एक बार इन्वॉल्व होने लगे तो आप धीरे धीरे फैक्चुअल ग्रिप वीक होने लगेगी। आपको लगेगा कि अब केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए और उसको लिखा जाए, डेटा पे आपको फोकस थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसा यूजुअली होता है। तो मैं कहूँगा कि मेंस राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए खास तौर से इंपॉर्टेंट है जिनकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं ज़्यादा। जिस भी मीडियम से आप हो, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी पे कमांड होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्पीड और आपकी थिंकिंग एबिलिटी और रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए इतनी। और अगर नहीं है, आपको लगता है कि आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं सोचने में और फिर उसके बाद, तो फिर उसके लिए आपको पहले से ही आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। तो अभी जो है प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में देखिए जीएस है और बाकी तो थोड़ा बहुत सीसैट वाला पोर्शन है। सीसैट मतलब एप्टीट्यूड और थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा सा रीजनिंग। तो प्रीलिम्स में अगर सेक्शन वाइज बताया जाए तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, और थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर वगैरह के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हिस्ट्री के लिए देखिए एंशियंट, मॉडर्न और मेडिवल। मैं ये कहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस तो मॉडर्न पे करना है, उसके बाद एंशियंट पे, और फिर उसके बाद मेडिवल पे, बिकॉज मेडिवल इज़ वेरी वास्ट एंड मुझे तो थोड़ा सा कम ही समझ में आती थी, बट ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए देखिए मॉडर्न अगर पढ़ना है आपको तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटीज़ ठीक हैं, एनसीईआरटीज़ भी अच्छी हैं और उनसे काफ़ी हद तक बेसिक आइडिया मिल जाता है। बट जो डेटा है, जो यूजुअली क्वेश्चंस पेपर्स में आप देख सकते हैं वो आते हैं, वो थोड़ा बहुत एनसीईआरटीज़ में अब मतलब नहीं कवर हो पा रहा है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि एनसीईआरटी तो आप पढ़िए, उससे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, बट आप साथ में एक रेफरेंस बुक जिससे कि आपको डेट्स और एक समरी टाइप का मिल सके। तो उसके लिए स्पेक्ट्रम आती है, स्पेक्ट्रम है, बहुत अच्छी बुक है और आप इसको पढ़िए। इसमें से आपको काफ़ी अच्छा डेप्थ में नॉलेज मिलेगा, और स्पेशली इसमें स्पेक्ट्रम के लास्ट साइड में सारे कांग्रेस के सेशंस वगैरह दिए हुए हैं, और जिसमें कि किसने क्या स्पेशल मेंशन है उसका। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो काम की आती है। और उसमें भी अगर आप बिहार पीसीएस का अगर दे रहे हैं तो फिर बिहार में कब कब सेशन हुए, क्या इंपॉर्टेंट था उनको लेके, वो आपको पढ़ना है। फिर मॉडर्न का ये हो गया,
एंशियंट के लिए मैं कहूँगा कि लूसेंट में काफ़ी अच्छा दिया है। लूसेंट की एंशियंट बहुत अच्छी है, वहाँ से आप पढ़िए। स्पेशली आप बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर ये हाँ इतना, और सारा वैदिक कल्चर, इतना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी हद तक रेपिटेटिव होती हैं, तो इनको तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बिकॉज अगर आपको पता है कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और फिर भी आप उस पर अगर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है। फिर उसके बाद मेडिवल के लिए भाई, मेडिवल के लिए ये आती है लूसेंट ही अच्छी है, और लूसेंट में काम भर का डेटा दिया हुआ है। मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस थोड़े बहुत मुश्किल हैं। और हाँ, हिस्ट्री का क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ से आपका हो गया कि क्या क्या आपका हिस्ट्री में कवर करना है। फिर आते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए आप सबसे पहले तो सवेंद्र सिंह पढ़ सकते हैं। लूसेंट से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, बट नॉट दैट गुड। लूसेंट इज़ गुड फॉर ओनली हिस्ट्री, स्पेशली एंशियंट हिस्ट्री। तो ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी के लिए सवेंद्र सिंह है। और मैं कहूँगा कि एक जीएस मैनुअल ले लें आप। जीएस मैनुअल से काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो जीएस मैनुअल से क्या होगा कि आपको सारे सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े ब्रीफ में आइडिया मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में क्या है और उसमें से कौन सा पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे और डेटा भी रहेगा, तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, एक ही जगह पे वो पूरा मिल जाएगा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी के लिए जो है आप पढ़िएगा सवेंद्र सिंह, और जो भी आप जीएस मैनुअल रिफ़र करते हो उसको। मैंने अरिहंत की पढ़ी थी, अरिहंत की आती है मनोहर पांडे, उसके राइटर हैं, आप देखिएगा, उन्होंने कंपाइल किया, तो अच्छी बुक है वो। उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर के ग्रामेटिकल एरर्स हैं, बट नथिंग दैट सॉलिड, बढ़िया है वो। तो फिर उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए देखिए, करंट अफेयर्स में क्या होता है ना कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का फ्लेवर काफ़ी अलग होता है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में अगर आप स्टेट पीसीएस को फॉलो कर रहे हैं, उधर जाना है, तो फिर मैं कहूँगा कि आप फैक्चुअल डेटा पे ज़्यादा फोकस करें। फैक्चुअल में जैसे कि इंडेक्सेस, कुछ चीज़ें तो एकदम मतलब सेट होती हैं कि वो आ सकती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप करंट अफेयर्स में मिस नहीं कर सकते। जैसे कि इंडिसेस हैं, वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स आता है, आईएमएफ का आता है, फिर ग्रीन पीस का आता है, तो जर्मन वॉच का आता है। तो ये सारे इंडिसेस होते हैं, हंगर इंडेक्स है, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। तो इंडेक्सेस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सारे इंडेक्सेस। फिर सेकेंडली जो विम्बलडन होते हैं, जितने भी टेनिस के कप होते हैं, क्रिकेट के होते हैं, आईपीएल वगैरह का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन सी टीम जीत रही है, क्या हुआ। फिर उसके बाद रणजी पे भी आ जाता है कभी कभी। फिर इतने ये कुछ होते हैं सॉलिड पॉइंट्स जो कि करंट अफेयर्स में हमेशा आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि किसी भी कोचिंग का आप करंट अफेयर्स फॉलो करें और आप देखें कि वो किस बेसिस पे है, ठीक है। अगर मैं स्पेशली कुछ बड़ी कोचिंगों के बारे में बताऊं तो हाँ ठीक है, उनका भी होता है, बट उसमें फैक्चुअल पार्ट कम होता है, थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है। तो वो इस इंटेंशन से बनाते हैं कि वो मेंस में काम आएगा आपके। बट मेंस की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना इसलिए फ्रूटफुल नहीं है, बिकॉज प्री अगर क्लियर ही नहीं होगा तो मेंस के लिए फिर क्या फ़ायदा। तो ये मैंने बता दिया कि थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड रहकर करिए करंट अफेयर्स को। पॉलिटी के लिए तो एक बुक होती है और वो हर जगह चलती है, वो हर जगह काम आती है, वो होती है लक्ष्मीकांत जो है आप पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वो मोर देन इनफ है पॉलिटी के लिए। और स्पेशली इसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, एमरजेंसी, फिर उसके बाद पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं इन पे स्पेशली फोकस करना पड़ेगा। और हाँ, आर्टिकल्स कुछ तो याद करने ही पड़ते हैं, तो वो भी है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम हर आर्टिकल याद हो, मुझे तो आज भी डाउट हो जाता है कभी कभी ये किसका है, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर आगे पीछे, बट ठीक है, आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, एक अप्रॉक्स बॉल पार्क फिगर आपको पता होनी चाहिए। तो इतना तो हो गया मेरे ख्याल से, प्रीलिम्स के लिए इतना काफ़ी है। और बाकी तो आप जीएस मैनुअल रिफ़र करेंगे तो वहाँ से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और हाँ, कुछ होते हैं मिसलेनियस फैक्ट्स साइंस के लिए जैसे, तो वो आपको लूसेंट में काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। बाकी आप जो भी जीएस मैनुअल पढ़ते हैं उसके लिए ये है कि मैं कहूँगा जैसे वाइटमिन्स हैं, फिर उसके बाद कोई केमिकल है, कोई कंपाउंड है, वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
फिर जैसे कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो कि एनसीईआरटीज़ में भी मिलती हैं और हम लोग हमेशा से नाम सुनते आ रहे हैं, जैसे एक्वा रेजिया सोल्यूशन हो गया, ये सब, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर और हाँ, ज्योग्राफी के लिए एक पॉइंट मैं कह दूं कि कुछ टॉपिक्स ज्योग्राफी में काफ़ी हिट होते हैं, वो अक्सर आ जाते हैं, जैसे कि ओशन करेंट्स, मॉनसून। तो ये टॉपिक अगर आप जीएस मैनुअल खोलोगे तो उसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक दिया है और अच्छे से दिया है, काफ़ी एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको पूरा एकदम डेप्थ में नहीं पता तो भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि पेरू की कोस्ट से क्या हो रहा है, क्या है, डार्विन पे उसका प्रेशर मेजर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप जानना उसमें वही काम आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में चले गए कि किस सेंचुरी में कहाँ से वो शुरू हुआ था, फिर उसके बाद उसका अरेबिक, वो सब तो इतना उसका कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मेंस पे आते हैं। मेंस जो है ये तो भाई मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है। प्रीलिम्स में आप तो सिर्फ क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके बाद आपका जो मेन मार्क्स बनते हैं वो मेंस के बेसिस पे बनते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि देखिए, इंटरव्यू भी है, डिसाइडिंग फैक्टर है, बट मेंस की राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में भी एक समवट एवरेज मार्किंग हो जाती है थोड़ी बहुत, अगर आप एक्सट्रीम टॉप या एक्सट्रीम बॉटम वाला परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो इसलिए मैं कहूँगा कि मेंस को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेना है। मेंस के लिए आता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, हिंदी और ऑप्शनल पेपर। जीएस पेपर 1 में क्या है कि देखिए मैं कहूँगा कि आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है उसमें कुछ क्वेश्चंस हिट होते हैं। उन क्वेश्चंस पे आपको पहले से ही आंसर बना के तैयार कर लेना है कि अगर आता है चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो एक क्वेश्चन काफ़ी हिट है उसमें, तो वो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, हर सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, जीएस 1 में, जीएस 2 में, और जो भी आपका ऑप्शनल है उसके भी 5 तो बेसिक बेंचमार्क है, इससे ऊपर ही जाना है आपको। और इतने अगर आप क्वेश्चन पेपर देख लेंगे और सॉल्व लीजिएगा, केवल क्वेश्चंस पता होने से नहीं होता, उनके आंसर्स भी आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से आइडियल सोल्यूशन उसका आएगा। तो जीएस 1 में अगर आप वहाँ से देखेंगे तो जैसे कि एक क्वेश्चन है बहुत फेमस है, गांधी, नेहरू एंड टैगोर के पे जो है लूप बना है, उस पर आता रहता है, कभी इन पे कभी उन पे, तो इन 3 पर्सनैलिटीज़ पे क्वेश्चन घूमते हैं। फिर उसके बाद जी हाँ, बिरसा मुंडा इशू है, फिर उसके बाद जयप्रकाश नारायण मूवमेंट है, फिर उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन इन बिहार है। तो ये सब जो है आपको यहाँ से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हाँ स्टैट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और मॉडल पेपर लगाइए। कोई बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं मीन मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ, यहाँ पे जो है पढ़ूंगा पूरा तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बेसिक आइडिया लेके चलिए कि ऐसा ऐसा है, मुझे ये क्वेश्चन आते हैं और मुझे इसको सॉल्व करना होता है। पूरा एकदम जैसा क्वेश्चन आता है वैसा पढ़िए और समझ में आ जाएगा। 99% लोगों को तो बहुत इजीली आ जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो और आपको पता भी है कि कैसे सॉल्व करने हैं, तो अगर वहाँ पे आप मिस करेंगे तो फिर उसको कवर करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। इधर हो गया। फिर उसके बाद आपका बिहार का लोकल, अगर आप बिहार के लोकल का बताएं तो उसके लिए मैं कहूँगा कि बिहार के लिए एक रेफरेंस बुक पतली सी आप कोई भी रख लें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप मॉडल पेपर लेंगे तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि बिहार के प्रीवियस क्वेश्चंस आए, भले ही वो क्वेश्चंस रिपीट ना हो, बट उनसे आपको कुछ डेटा, कुछ आइडिया मिलेगा, तो वो बहुत काम का होगा, पहली बात। फिर उसके बाद जीएस पेपर 2 की बात करें तो देखिए, इसमें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो होता है आईआर वाला। तो आईआर के लिए मैं कहूँगा कि आपको एक करंट अफेयर्स की डिस्क्रिप्टिव बुक इंटरनेशनल रिलेशंस पर बेस्ड लेनी पड़ेगी, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो नेशनल सिनेरियो चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ होते हैं जिन पे कि जैसे इंडिया पाकिस्तान इशू है, इंडिया चाइना इशू है, और नेपाल के साथ इशू है, बांग्लादेश के साथ इशू है, यूएस के प्रेसिडेंट चेंज हुए थे, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इनके ऊपर इतना आइडिया होना चाहिए कि आप 1.5-2 पैराग्राफ लिख सकें। तो यहाँ से आपका आईआर कवर होगा। फिर उसके बाद हिंदी भाई, हिंदी को मजाक में मत लेना, हिंदी बिल्कुल मजाक में लेने वाली चीज़ नहीं है। इनफैक्ट हिंदी की वजह से ही कुछ लोगों का सिलेक्शन रुक भी जाता है। तो हिंदी के लिए क्या है कि देखिए, आप प्रीवियस ईयर देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम और बेसिक ट्रांसलेशन, ऐसे, तो वो हो जाएगा। ऐसे में देखो भाई, ऐसे अगर आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो उसके एटलीस्ट 30 सेकंड पहले सोचना, केवल लिखना मत, केवल सोचना कि क्या क्या पॉइंट्स मेरे दिमाग में हैं,
और ऐसा लगता है कि अगर मैं बैठ के सोचूंगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, बाकी लोग और आगे लिख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 1.5 मिनट आराम से सोच सकते हो। जो भी आपको पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं उनको स्टोर करिए और फिर उसके बाद आप लिखिए। फिर उसके बाद आता है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी जीएस पे थोड़ा और। अब देखिए जीएस में क्या है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर का आता है क्वेश्चन, उसमें जो है अशोकन पिलर की फ़ोटो बना सकते हैं आप। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर आप कहीं पे फिगर बना दे रहे हैं, कोई डायग्राम है, कोई फ्लो चार्ट है छोटा सा साइड में, तो उससे कुकी पॉइंट्स मिलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि एक आप डेटा बुक बनाइए अपनी, एक छोटी सी कॉपी जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाए मेंस के टाइम के लिए मैं कह रहा हूँ, तो उस कॉपी पे आप एक छोटा मोटा डेटा लिख लीजिए। वो डेटा ऐसे होंगे कि वो जनरल पर्पस पे काम आएंगे। अगर किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, आपको लगता है कि वो डेटा इससे कनेक्ट किया जा सकता है, वो इतना एक वाइड स्पेक्ट्रम में होना चाहिए डेटा। ऐसा नहीं कि केवल सारा डेटा आपका एजुकेशन से रिलेटेड है या सारा डेटा वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, हर एरिया से थोड़ा थोड़ा। एनसीआरबी के भी 1-2 डेटा उसमें लिख लीजिए। सेंसस है ही, सेंसस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंसस में इतना डेटा है कि तो वो आप लिख लीजिए थोड़ा बहुत। तो उसमें आपके पास एक डेटा का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और वहाँ से आप डेटा निकाल के जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप जीएस के क्वेश्चंस में फिट कर सकते हैं उसको। और डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हिंदी का भी मैंने बता ही दिया। फिर आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए क्या है कि मेरा ऑप्शनल था ज्योग्राफी के लिए। और इसके लिए तो पहले तो मैंने जो वो ली थी जीएस मैनुअल मैंने बताया, वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत फैक्चुअल आइडिया मिल गया था। फिर उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मिनिमम 5 साल, मैंने तो 12 साल का वो एक आता है तो वो 12 साल वाला ही था उस शॉप पे, तो मैंने वो 12 साल वाला लिया और वो अनसॉल्व था तो मुझे उसके आंसर्स ढूंढने पड़े। बट आप ऐसा मत करिएगा, आपको सॉल्व मिले तो आप सॉल्व ही ले लीजिएगा। और फिर उसके बाद उसमें क्या है कि आप एक पैटर्न देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को जो आप देखेंगे ना लाइन से कि किस ईयर में क्या क्या आया है, तो आपको दिखेगा कि ये टॉपिक्स जो हैं वो पसंद हैं इनको, तो वो टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उससे एक आइडिया भी लगेगा कि सिलेबस किस तरफ जा रहा है, किन किन टॉपिक्स को सिलेबस कवर कर रहा है, कहाँ कहाँ पे आपको क्या करना है। तो इसके लिए आप पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिए, फिर उसके बाद आप सविंद्र सिंह लीजिए। ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि सबसे ज़्यादा डिबेटेबल इशू है, क्योंकि उस पर क्या है कि आपको एक परफेक्ट बुक नहीं मिलती है कि, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए इंटरनेट तो है ही, उसके अलावा अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह ले सकें तो वो और भी अच्छी बात है, इजीली अवेलेबल है तो वो ले लेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए सेटलमेंट ज्योग्राफी जो भी उसमें आता है उसके लिए तो वो बेटर रहेगी। उसके लिए एक बुक आती है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है सॉरी, तो खैर जाने देते हैं। तो है, उसमें भी इतना कुछ खास नहीं था, मैंने पढ़ा, मुझे पसंद नहीं आई वो। उसमें भी बहुत उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो बिहार पीसीएस का जो सिलेबस है उससे मैच नहीं करते। और हाँ, ज्योग्राफी या हो या कोई भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट हो तो आप उसका बीपीएससी की साइट से जाके सिलेबस डाउनलोड करिएगा, उसको प्रॉपर लिखिएगा कि ये सिलेबस के पॉइंट्स हैं, मुझे इतने पॉइंट्स कवर करने हैं। और आप देखेंगे कि वो जो मैं कह रहा था ना कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कमीशन को काफ़ी पसंद है, वो एक्चुअली इसलिए पसंद है बिकॉज वो सिलेबस में स्पेसिफिकली मैंशनड है। तो इसलिए वो आप लिखिएगा, जॉट डाउन करिएगा, उसके बाद उनके आगे टिक लगाइएगा कि ये मैंने कवर किया। और उस पर एक मॉडल आंसर प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपके पास। जो रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं उन पर तो आपके पास मॉडल आंसर्स होने चाहिए खुद के बनाए हुए, वहाँ पे जाके आपको, ताकि उसमें कोरियोग्राफी ना करनी पड़े कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो आपको पहले से पता हो। तो ऑप्शनल के लिए क्या है कि मैंने तो सविंद्र सिंह पढ़ी थी और प्लस उसके बाद माजिद हुसैन भी अच्छी हैं, माजिद हुसैन भी देखी मैंने। फिर जो जीएस के लिए आती है जीएस मैनुअल, उसमें से मुझे लगता है कि कुछ बेसिक आइडिया मिल गया था। बाकी इंटरनेट बहुत हेल्प करेगा आपकी, क्योंकि जो डायनेमिक पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए आपको, चाहे वो आपको कोई भी ऑप्शनल हो, आई थिंक हाँ कुछ ऑप्शनल स्टैटिक होते हैं तो लिटरेचर वगैरह तो ठीक है, बट अगर आपका, मैं अपने ऑप्शनल की बात करूँ ज्योग्राफी, तो इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस भी आ जाता है, तो वो थोड़ा सा डायनेमिक पार्ट है, तो वो अच्छे से कवर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको मॉडर्न सोर्स चाहिए, एक इवॉल्विंग सोर्स, तो आप इंटरनेट को रिफ़र कर सकते हैं। बाकी ये तो हो गया आपका मेंस तक का।
फिर उसके बाद इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। देखिए, क्लाइमेट में क्या बोलूँ, क्लाइमेट तो भाई तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील कराते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट कंफर्टेबल हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो आप पे कुछ बुली टाइप का या ऐसा आप पे प्रेशर बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आप ये भी मत सोच के जाइएगा कि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ और ये मेरी ऐसा ऐसा है, मैंने ये ऑप्शनल लिया है तो मैं अब इसी स्ट्रीम में आंसर दे पाऊँगा। आप ओपन माइंड से जाइएगा कि एक एज अ जनरलिस्ट कि अगर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो मैं ऑन द स्पॉट क्या बता सकता हूँ, क्या जानता हूँ, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करिएगा। बट हाँ, कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं कि ये चांसेस ज़्यादा होती हैं आपसे पूछने के। जैसे कि एक आपको हॉबी को लेके आपको पक्का पता होना चाहिए भाई अपनी हॉबी के बारे में। और सिर्फ हॉबी के बारे में ही नहीं, हॉबी सोसाइटी से कैसे कनेक्टेड है। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी हॉबी क्या है, तो मैंने बताया कि सर स्टैंड अप कॉमेडी में देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, लेकिन उन्होंने कॉमेडी से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा। उन्होंने पूछा कि रिसेंटली एक कॉमेडियन अरेस्ट हो गए, तो आपको क्या लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है कंट्री की या नहीं है, क्या है। तो उस पर एक हमेशा पॉजिटिव अप्रोच वाला आंसर। मैंने बोला कि नहीं सर, सब सही है, जुडिशरी के पास केस गया है एंड आई हैव फेथ इन जुडिशरी। तो जुडिशरी इज़ मोर देन एबल जुडिशरी इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो वो अपना डिसाइड कर लेंगे। आई बिलीव कि सिस्टम में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि हम ये कहें कि हमारा एक फंडामेंटल राइट ही इंडेंजर्ड है, ऐसा कुछ है, तो सही है। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको आंसर देना होगा। फिर उसके बाद एक होता है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपने कुछ भी कोर्स किया है, आप ये मत समझिए कि मैंने कोई बहुत रेयर कोर्स किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, ट्रस्ट नहीं आ सकते हैं। तो मेरा तो वैसे बहुत ही कॉमन कोर्स था, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, तो उससे रिलेटेड तो आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे AC DC। बहुत ही ये होता है कि हाँ, काफ़ी डीप में नहीं जाएंगे बट फिर भी पूछेंगे। जैसे कि AC DC का डिफरेंस हो गया, और करंट को जो है एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाना होता है, ट्रांसमिशन होता है उसका, तो उसमें एक फॉर्मूला यूज़ होता है H=I²RT। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग करंट कम रखते हैं, वोल्टेज ज़्यादा करते हैं। तो ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें थी। एक उसी से उन्होंने पूछा कि कौन सी कंट्री है जो टोटली DC पे कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसे जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फिर उसके बाद हाँ, और ये हुआ था कि आपसे सिटी प्लानिंग के बारे में पूछ सकते हैं। मुझसे तो ये पूछा था कि एकदम आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस कि सिटी प्लानिंग आपको अगर करनी है, आपको एक लैंड दिया जाए, आपको वहाँ पे प्लानिंग करनी है, तो आप कैसे करेंगे। फिर उसके बाद मुझसे एक लिटरेचर पे भी क्वेश्चन पूछ लिया था, जबकि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लिटरेचर के शौकीन हैं। मैंने कहा नहीं सर, लिटरेचर तो ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा है। तो उन्होंने बोला कि लास्ट क्या पढ़ा था, तो मैंने फिर बताया कि मैंने काफ़ी टाइम पहले ये पढ़ा था। और उन्होंने वहाँ से एक स्पेसिफिक लाइन निकाल के मुझे बोला कि इसको एक्सप्लेन करो। तो आ सकता है आपको, यू आर सपोज टू थिंक ऑन योर फीट। तो आपको पता होना चाहिए ये कि कैसे टैकल करना है सिचुएशन को। वहाँ पे ये नहीं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बिगड़ने लगे और आप बोले कि नहीं सर, मेरा तो ये बैकग्राउंड था ही नहीं, मैं कैसे जवाब दूंगा। ऐसा नहीं है, आपको ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ तो सोच के उसको। मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने एक जर्नलिस्ट अप्रोच लगाई और मुझे जितना वो सेंटेंस समझ में आ रहा था उस हिसाब से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर उसके बाद करंट जो होता है वो तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंटरव्यू लेने वाला भले कुछ और पढ़ के आए चाहे ना आए, न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ के आएंगे तो इसलिए न्यूज़पेपर पे आपकी भी नज़र होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट सिनेरियोज क्या चल रहे हैं। जैसे कि उन्होंने मेरी हॉबी से कनेक्ट करके पूछा था कि रिसेंटली ये कॉमेडियन अरेस्ट हुए हैं, तो अगर करंट अफेयर्स मेरा वीक होता तो मुझे ना पता होता, तो मैं वहाँ फंस सकता था। तो एक तो ये है। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि इंडिया पाकिस्तान इशू है। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया था साउथ चाइना सी इशू। फिर उन्होंने, आपको ये भी है कि कुछ उनकी बातों को भी थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका मीडियम क्या रहा है, तो मैंने बोला सर इंग्लिश था, क्योंकि बिकॉज वो क्वेश्चन हिंदी में पूछ रहे थे तो मैं भी आंसर हिंदी में कर रहा था। तो उन्होंने फिर बोला कि आपका मीडियम क्या है, तो मैंने बताया कि सर मेरा मीडियम तो इंग्लिश है। तो फिर वहाँ से उन्होंने स्पेसिफिकली इंग्लिश में बात की मुझसे, तो मैं समझ गया कि अब मुझे इंग्लिश में ही जवाब देना है। तो ये इतना कॉमन सेंस, कॉमन अप्रोच होनी चाहिए आपकी। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ऑप्शनल पे उन्होंने मुझसे पूछा कि ऑप्शनल क्या है आपका,
उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको आपका ऑप्शनल और उसका एक बर्ड्स आई व्यू प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि पूछने वाले का अगर ज्योग्राफी या आपका ऑप्शन जो भी है वो उतना स्ट्रांग नहीं भी है, तो भी वो जो बेसिक पॉइंट्स टच करेंगे वो आपको पता होने चाहिए। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो बताइए कि कितने माउंटेन रेंजेस हैं और कुछ एटलस माउंटेन रेंज कहाँ पे है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर यानी कि आपको आपका ऑप्शनल प्रिपेयर करना है, आपको हॉबी प्रिपेयर करनी है और करंट सिनेरियोज प्रिपेयर करने हैं। फिर उसके बाद आता है आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट वगैरह के लिए कि हाँ भाई अगर आप आउटसाइडर हैं तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और बिहार के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ की डेमोग्राफी, थोड़ा सा सेंसस पढ़ लीजिएगा। हालांकि सेंसस का क्या है कि देखिए सेंसस तो आपको प्रीलिम्स में ही पढ़ना ही पड़ेगा और मेंस में तो आपको मैंने बताया कि डेटा बुक बनानी है तो उसमें भी आ जाएगा, तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं। तो इससे आपका आई थिंक प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू सब कवर हो गया है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में करिएगा, उसको बताइएगा, मैं जवाब दूंगा हो सकेगा जहाँ तक मुझसे वो बन पड़ेगा। बाकी हाँ कुछ मॉडल क्वेश्चंस थे कि हाँ बुक्स एंड रिसोर्सेज, ये भी मैंने बता ही दिया है कि बुक्स एंड रिसोर्सेज स्पेक्ट्रम पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए, लूसेंट पढ़िए और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहिए और क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करिएगा। प्रीलिम्स के लिए तो मस्ट है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यूपीएससी के लास्ट प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, बट बाकी आप किसी भी स्टेट के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद बुक्स एंड रिसोर्सेज, बुक्स के लिए देखिए ये मैंने बताया ऑप्शनल में आपको सविंदर सिंह, माजिद हुसैन और आई थिंक इतना सही है। और जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो तो आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, वहीं से बेस्ट है। मैंने भी देखा 2-3 जगह बुक्स सर्च की, मुझे नहीं समझ में आया। और हाँ ये जो मैं सविंदर सिंह कह रहा हूँ ये आप ध्यान दीजिएगा, सविंदर सिंह कंपार्टमेंट वाइज भी आती है। उसमें क्या होता है कि जैसे एक ओशनोग्राफी की है और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके अलग अलग सेगमेंट्स की आती हैं, वैसी नहीं लेनी है, उतना डीप में भी नहीं जाना है। मेरा ऑप्शनल था तो भी मैं उतना डीप नहीं गया, जिनको ऑप्शनल ना हो वो तो बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए फिजिकल ज्योग्राफी की आती है, बस उतनी ही लेनी है, उसी में सारा रहेगा। बिकॉज इसको बैकअप देने के लिए आपके पास एक जीएस मैनुअल है और जीएस मैनुअल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। बिकॉज क्या होता है अच्छा ये रहेगा कि आप किसी भी टॉपिक पे अगर पढ़ लिया आपने, जैसे आपने इमरजेंसी पढ़ लिया, ठीक है, 352, 356, 360 आर्टिकल्स पूरे पढ़ लिया आपने, देख लिया कि हाँ भाई क्या क्या है कैसे है, तो तब तक आप अपने आप को कॉन्फिडेंट मत मानिएगा जब तक कि आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व न कर लें। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जीएस मैनुअल में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, बिकॉज आपने क्वेश्चन पूरा वो थीम पढ़ा और फिर पीछे उसके क्वेश्चंस दिए हुए, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, जहाँ पे आपको लगा कि कुछ फंस रहा है आप वापस गए, रिकॉल किया, आपने एक आइडिया बना लिया, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद नोट्स मेकिंग, हाँ नोट्स मेकिंग के लिए देखिए मैंने तो नोट्स बनाए थे, बट मैंने डेटा के नोट्स ज़्यादा बनाए थे। बिकॉज आई थिंक डेटा ही है जो ज़्यादातर लोग, मतलब आप मानसून का कॉन्सेप्ट तो नहीं भूलेंगे। आई थिंक ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पढ़ लें और फिर उसके बाद आप भूल जाएं, या फिर आप लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी में कंफ्यूज हो जाएं कि कौन क्या है। हाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आर्टिकल्स में कि भाई कहाँ से कहाँ तक था, कौन सा था, तो वो चीज़ें मैं मानता हूँ वो सब लोग होते हैं कंफ्यूज, मैं तो बहुत ही ज़्यादा। तो उसके लिए तो भाई आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप एक अपना डेटा बुक बनाइए, वहाँ पे लिखिए कि क्या क्या मैं भूल जाता हूँ, फिर उसके बाद उसको आप रिवाइज करते रहिए। और करंट अफेयर्स के लिए हाँ मैंने जो वो बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपका कोई भी रिसेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई इंडिसेस आता है या फिर कोई टेनिस टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और हाँ अब तो ओलंपिक्स भी हो गए हैं, तो हो रहे हैं, तो जैसे ये सब इवेंट्स हैं इन पे भी बहुत फोकस करना पड़ता है। और जैसे ब्रिक्स की मीटिंग है, सार्क की मीटिंग है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चल रहा है। और मेरा हो गया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू भी हो गया। आई थिंक इतना काफ़ी है। बाकी तो मेरी मार्कशीट का भी वीडियो ऑलरेडी है, अगर आप मेरे मार्क्स जानना चाहें तो वहाँ से ही पता चल सकता है। मेरे मार्क्स रहे हैं हिंदी में 48, काफ़ी कम था बट ठीक है।
GS1 में मेरे अच्छे मार्क्स थे, 171 थे। बिकॉज़ इसमें क्या था कि आप पहले से काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड रह सकते थे। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते थे और काफ़ी हिट पॉइंट्स आपको पहले से पता थे, तो मैंने मॉडल आंसर्स बना लिए थे और वो काफ़ी इजीली उससे हो जाता है पैन आउट। बिकॉज अगर आपने एक बार पढ़ लिया कि हाँ भाई इवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार कैसे है, पटना कलम पेंटिंग, ये सब चीज़ें आपको पता हैं अगर, तो आप इन पे एक मॉडल आंसर बना सकते हैं और एकदम आउट ऑफ द ब्लू तो फील नहीं करेंगे आप। जैसे कि हमारे साथ GS2 में हुआ था। GS2 पे आते हैं अगर, तो GS2 में कुछ जो करंट का पार्ट है वो थोड़ा सा इशू कर सकता है। जैसे अगर आपने इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान पे प्रिपेयर कर लिया और क्वेश्चन आ गया इंडिया अफगानिस्तान से, तो आपको फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाँ रिसेंटली क्या क्या हुआ था, मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ आपको फिट करना पड़ेगा। तो ठीक है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी में मेरे मार्क्स थे 180, ठीक है अच्छे मार्क्स हैं। उसके लिए क्या है कि देखिए मैंने जैसा बताया आपको कि, और हाँ अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो मैं ये कहूँगा कि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योग्राफी में। आप हर क्वेश्चन के साथ एक डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। जैसे मेरे टाइम पे आया था, आई थिंक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई थी, हाँ, तो मैंने उस पर भी डायग्राम बनाया था। और फिर उसके बाद, और हाँ जैसे अगर मेरे लास्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी स्पेस कम बची थी, तो मैंने उसको सोचा कि अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखूँगा तो फिर बहुत कम ही कॉन्सेप्ट जा पाएगा, तो मैंने उस पर लिख दिया कि फॉर द बेटर इंप्रूवमेंट ऑफ एनी सिटी वी कैन अडॉप्ट द गाइडलाइंस गिवन बाय दीज सर्टेन कमिटीज़। और मुझे पता था कि किस किस टॉपिक पे कौन कौन सी कमिटीज़ बनी हुई हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे बनी थी, फिर एक पोल्यूशन पे, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने उन कमिटीज़ का नाम लिखा और वो किस टॉपिक पे बनी है, किस इशू को लेकर बनी है, वो मैंने लिख दिया। तो उससे काफ़ी थोड़ा सा एक अच्छा लगा कि हाँ भाई इनका, क्योंकि सी कॉन्सेप्ट तो बहुत से लोगों को पता है, थ्योरी बहुत से लोगों को पता है, कहानी बहुत से लोग लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा यूनिक बनना है, थोड़ा सा एक अपर हैंड चाहिए, तो आपको फिर डेटा पे आना पड़ेगा। तो इतना हो गया। और कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट की वैल्यू कम है आई थिंक कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाता है प्रीलिम्स के दौरान ही। प्रीलिम्स में आपने जब पढ़ा होगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आइडिया लग जाता है, उसके बाद आपको उसके ऊपर जाना है, उतने पे ही नहीं खेलना है। फिर इंटरव्यू में मेरे मार्क्स थे 88, ठीक है ठीक है। फिर टोटल मेरे बने थे 584 और 535 कट ऑफ जाता है, तो मेरी रैंक आई थी 72। और ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा, देखूँगा। थैंक यू। आई होप इस वीडियो के माध्यम से अगम श्रीवास्तव जी ने आप लोगों के साथ जो स्टडी शेयर की है उससे आप सभी को बहुत फ़ायदा हुआ होगा और आप लोग भी BPSC के आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे रैंक के साथ एग्ज़ाम को क्लियर करें। और साथ ही साथ इन केस अगर आप लोग में से किसी को भी कुछ इनके स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है या एज सच जनरल क्वेरी भी है जो कि BPSC एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। and I would again request all of you to please do like, share and subscribe our channel. Thank you so much.